Hello students, today we will discuss method of image. This is part 1 and here we have a point charge which is placed before a conducting grounded plate. तो यहाँ पर देखिए कंडक्टिंग प्लेट है तो इसका मतलब इसमें इंडक्शन होगा, ठीक है। और ग्राउंडेड प्लेट है तो इसका मतलब जब आप किसी कंडक्टर को ग्राउंड कर देते हैं तो उसका पोटेंशियल का सरफेस का जो पोटेंशियल है उसको आप जीरो कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस टाइप की है। मान लो ये मेरे पास एक कंडक्टिंग प्लेट है, दिस इज द कंडक्टिंग प्लेट, और इस प्लेट को आप ग्राउंड कर दें, ठीक है। ये इसकी ग्राउंडिंग कर दी, ठीक है। पहले ये देखते हैं अगर ग्राउंडिंग नहीं करें तो क्या होगा। और इस प्लेट को थोड़ा टिल्ट कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। ये देखिए, मान लो ये एक प्लेट है और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, दिस इज चार्ज क्यू एंड दिस इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द कंडक्टिंग प्लेट। तो अब ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। अगर मान लो यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेट नहीं होती तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी, ओके, इस टाइप से, ठीक है। बट ड्यू टू दिस प्लेट व्हाट विल हैपन, दिस प्लेट इज कंडक्टिंग, इट इज़ हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें इंडक्शन की वजह से जो क्लोजर फेस है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो इससे अवे सरफेस है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। तो अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जो ये बैंड हो जाएंगे क्योंकि कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर। तो ये बैंड हो गई यहाँ पे, ठीक है, ओके। और यहाँ से ये फील्ड लाइंस फिर से आगे मूव करेंगी इस टाइप से, ठीक है। अब जब आप इसकी ग्राउंडिंग कर देंगे, अब इसकी अर्थिंग कर देता हूँ मैं, ये देखो मैंने अर्थिंग कर दी इसकी। अब ग्राउंडिंग कर दी तो ये पोटेंशियल, ये जो सरफेस है इट विल बी एट जीरो पोटेंशियल और ये वाला चार्ज जो है इट गेट न्यूट्रलाइज्ड बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अर्थ टू द कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो पोटेंशियल है V एट सरफेस ऑफ कंडक्टर इट विल बिकम जीरो, ठीक है। तो ये भी फील्ड लाइन यहाँ पे क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। समझ पा रहे हो। तो अब देखिए, अब अगर मान लो आपको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है या पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको बाउंड्री कंडीशंस, and this is the boundary condition V at the surface of conducting plate that is zero, इस बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री कंडीशंस हैं इनको सोल्व करने की बजाय, लैप्लास पॉइसन इक्वेशन है उनको सोल्व करने की बजाय हमारे पास एक मेथड होता है, मेथड ऑफ इमेज। और उसमें हम क्या करेंगे, ये जो कंडक्टिंग सरफेस है, ठीक है, इसको एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिप्लेस कर देते हैं और ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है इसको आप एक इमेज चार्ज से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। यहाँ पे मान लो ये मेरे पास इमेज चार्ज है क्यू डैश, ठीक है, इट इज़ प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस बी, ठीक है। और इस सारे कंडक्टिंग सरफेस, अब कंडक्टिंग सरफेस का फंक्शन सिर्फ इतना था कि ये पोटेंशियल जो होगा इस प्लेन के ऊपर दैट इज जीरो। तो ये एक बाउंड्री कंडीशन है और इसका यूज़ कर लेंगे हम। यहाँ पर मैंने एक सरफेस यूज कर लिया, मान लिया इसके हर एक पॉइंट के ऊपर सर्फ पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। और ये जो इंड्यूस चार्ज है इसको रिप्लेस कर दिया मैंने इमेज चार्ज से, दिस इज द इमेज चार्ज, ठीक है। तो अब अगर आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं तो इस इमेज चार्ज और रियल चार्ज की वजह से उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल होगा जितना कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर इंड्यूस्ड चार्ज और रियल चार्ज की वजह से था। दिस इज द मेथड ऑफ इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने इसको रिप्लेस कर लिया है। और पहला जो पॉइंट होगा अपना, उसमें हम क्या करेंगे, ये जो इमेज चार्ज है इसका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और इसकी पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और कंडीशन क्या यूज़ करेंगे, दिस इज द बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। मैं इस फिगर को दोबारा बनाता हूँ। तो क्लास यहाँ पर देखिए
मैंने सारी सिचुएशन को फिर से रिप्लेस कर दिया है, जो कि मेथड ऑफ इमेज में हमारी काम आएगी। तो यहाँ पे जो इंड्यूस चार्ज था उसकी जगह मैंने क्या मान लिया है, इमेज चार्ज q डैश एट ए सर्टेन डिस्टेंस विच इज़ टू बी कैलकुलेटेड। एंड कंडक्टिंग सरफेस को, ग्राउंडेड कंडक्टिंग सरफेस को मैंने एक हाइपोथेटिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिप्लेस कर दिया है, और इस हाइपोथेटिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, दैट विल बी 0। ठीक है। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क इन दिस टॉपिक इज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ q डैश का अमाउंट कितना होना चाहिए, एंड द सेकेंड थिंग विल बी इट्स डिस्टेंस पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंडेड प्लेट और हाइपोथेटिकल सरफेस। तो उसके लिए हम इस कंडीशन का यूज़ करेंगे, एंड द कंडीशन इज पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस surface is 0. Okay, here we have two charges, one is the image charge and another is real charge. Real charge is at a distance a from the conducting plate and imaginary charge is at a distance b. तो यहाँ से a और b इनमें रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, एंड q डैश इनमें भी रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, और थर्ड हमें डिस्कस करना है q डैश का नेचर क्या होगा, यानी कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हम बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करें, एंड फॉर दिस टेक ए पॉइंट हेयर, दिस इज द पॉइंट, मान लेता हूँ दिस इज पी पॉइंट पी पॉइंट है ये, और पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा यहाँ पर देखिए, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू क्यू चार्ज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, एंड अनदर इज पोटेंशियल एट पी ड्यू टू द चार्ज q डैश, दिस इज द इमेज चार्ज की वजह से जो p पॉइंट पे पोटेंशियल है। तो अब यहाँ पर देखिए Vp, p पॉइंट इज ऑन द सरफेस, तो इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब पोटेंशियल एट p ड्यू टू प्लस चार्ज, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, एंड द चार्ज इज प्लस q, so this is plus q divided by the distance that is a. Okay, and then we have potential at p due to q dash, तो इसके डिस्टेंस कितना है b, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ q डैश डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोड इनटू b। ओके, तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ मेरे पास एक कंडीशन आ जाएगी, एंड द कंडीशन इज q बाई a, या मैं इसको लिख लूँ ऐसे q डैश दिस इज इक्वल टू minus of q b by a. This is the condition. Okay, now take another point which is present here. This is, मान लेता हूँ मैं, this is m point and it is at a distance c above point p. तो अगर m पॉइंट पे मैं पोटेंशियल फाइंड आउट करता हूँ तो ये पोटेंशियल भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि m पॉइंट भी कहाँ पे है, इट इज़ अगेन एट द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, और सरफेस का पोटेंशियल है अपने पास 0। तो इसी कंडीशन का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो मेरे पास आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट m, दिस विल बी पोटेंशियल एट पॉइंट m ड्यू टू चार्ज q, ओके, एंड पोटेंशियल एट पॉइंट m ड्यू टू इमेजिनरी चार्ज दैट इज q डैश। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए प्लस q चार्ज से ये वाली डिस्टेंस m पॉइंट की जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू दिस मच, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, दिस इज c स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर अंडर द रूट। इन द सेम वे q डैश से m पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर द रूट c स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। ओके, तो अगर मैं पोटेंशियल फाइंड आउट करता हूँ, अब देखिए m पॉइंट सरफेस पे है तो ये पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, एंड v पोटेंशियल एट m ड्यू टू प्लस q दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, द चार्ज इज q डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस इज दिस वन, सो दिस इज अंडर द रूट c स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर, एंड देन you have 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड इनटू द चार्ज इज q डैश, this is q dash and this is the distance
दैट इज अंडर द रूट सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ से मेरे पास कंडीशन आ जाती है, अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो मेरे पास आ जाएगी कंडीशन क्यू डैश दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू इंटू अंडर रूट सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। इसको रीअरेंज किया है बेसिकली। अब यहाँ पर दो चीज़ें समझने की। ये जो सेकंड कंडीशन, सेकंड पॉइंट पे कंडीशन यूज की है, वहाँ से भी हमारे पास क्यू डैश की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, ये भी क्यू डैश है और ये भी क्यू डैश है, तो मेरे पास कंडीशन आ जाएगी ये वाला पार्ट और ये रूट वाला पार्ट ये इक्वल होना चाहिए एक दूसरे के, यानी कि बी बाई ए दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। अगर मैं दोनों साइड इसको स्क्वेयर कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर और ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको रीअरेंज कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करो बी स्क्वेयर के साथ, तो मेरे पास आ गया बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, दिस इज ए स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर एंड देन ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर। तो देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वाला पार्ट अपना कैंसिल हो गया और यहाँ पे देखिए वी आर लेफ्ट विद दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर, यहाँ से सी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद ए स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से आ गया ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इमेज चार्ज है उसकी पोजीशन इक्विपोटेंशियल सरफेस के अदर साइड उतनी ही होगी जितनी डिस्टेंस पे रियल चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, नंबर एक बात। दूसरी, अब अगर इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूँ या इस इक्वेशन में पुट करूँ तो मेरे पास इसमें पुट कर लेते हैं। देखिए कंडीशन क्या है, ए इक्वल टू बी, दिस इज द कंक्लूजन एंड फ्रॉम हियर क्यू डैश दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू। ठीक है, ए एंड बी कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज दीज आर इक्वल। तो देखिए अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, इमेज चार्ज, अमाउंट ऑफ इमेज चार्ज विल बी सेम एज दैट ऑफ रियल चार्ज। ठीक है, थर्ड कंक्लूजन क्या निकला, माइनस साइन है। इसका मतलब ये हुआ अगर आपका रियल चार्ज पॉजिटिव है तो इमेज चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा, दैट विल बी ऑफ अपोजिट नेचर। अगर यहाँ पे माइनस चार्ज होता तो आपका इमेज चार्ज कैसा होता, पॉजिटिव होता। ठीक है, सो दिस इज द रिजल्ट। ओके ओके क्लास, तो अब देखिए जो हमारा कंक्लूजन था वो हमने यहाँ पे सारा नोट कर लिया है। क्यू डैश इज द इमेजिनरी चार्ज विच इज इक्वल टू माइनस क्यू एंड इट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस सेम ए। ओके, तो पहले यहाँ पे बी था। ठीक है, तो मैंने फिगर को रिप्लेस कर दिया। अब हमारा टास्क क्या है, सेकंड टास्क है अपना, इस केस में हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। मान लो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, दिस इज पॉइंट पी पॉइंट ले लिया एंड इट इज़ डिफाइंड बाई आर एंड थीटा, आर एंड थीटा विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। ये जो लाइन है इसके विद रिस्पेक्ट टू मैं अगर एज्यूमिंग द रियल चार्ज टू बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर मैं P की पोजीशन को रिप्रेजेंट करूं तो ये वेक्टर R हो गया एंड दिस एंगल, ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो अब हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस पॉइंट के ऊपर, और सारा जो इंड्यूस्ड चार्ज है उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया था, इमेजनरी चार्ज से, माइनस क्यू चार्ज से, क्यू डैश चार्ज से। ठीक है, तो अब P पॉइंट पे आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल एट पॉइंट P, ओके, डिफाइंड बाई R एंड थीटा, दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट P, ठीक है, ड्यू टू रियल चार्ज प्लस पोटेंशियल एट P ड्यू टू इमेजिनरी चार्ज दैट इज Q डैश, और Q डैश क्या है, माइनस Q, वैल्यू पुट कर देनी है सीधा। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट एट द इक्विपोटेंशियल सरफेस।
ठीक है। तो चार्ज कितना अपना Q है डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोड, और डिस्टेंस कितना है इससे R के इक्वल है, तो ये मैंने R ले लिया, ठीक है। प्लस अब इमेज चार्ज पे आ जाइए, दिस इज द इमेज चार्ज, ठीक है। एंड इट इज़ प्लेस्ड एट दिस मच डिस्टेंस, तो यानी कि ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो इसके लिए आप वेक्टर कोसाइन लॉ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए कैसे बनाएंगे इसको। इस डिस्टेंस को मान लेता हूँ मैं R डैश, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको R डैश मान लिया। तो इमेज चार्ज कितना अपना Q डैश, तो Q डैश को क्या लिख सकता हूँ मैं माइनस Q, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माइनस, और यहाँ पे लगा दिया मैंने Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोड इनटू R डैश, ठीक है। तो अब इस R डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको कोसाइन लॉ यूज करके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग कोसाइन लॉ, ठीक है। R डैश कैलकुलेट करेंगे आप, और R डैश कैलकुलेट करने के लिए आप यूँ करें देखो अब ओके क्लास, तो अब यहाँ पर देखो अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है रियल चार्ज, ठीक है। और दिस इज़ वेक्टर R, ठीक है। तो मैं इसको ये जो ट्रायंगल है ना इसको बना देता हूँ एक बार। यहाँ पर देखिए ये अपना वेक्टर है R डैश, ये वाला, और ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर को मान लेता हूँ मैं दिस वेक्टर इज 2a, वेक्टर 2a, ठीक है। दिस इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो अपना रियल चार्ज है, ठीक है। और यहाँ से ये है पॉइंट P, और पॉइंट P के लिए वेक्टर R है अपने पास, ठीक है। एंड दिस एंगल इज थीटा, तो ये जो एंगल हुआ ना दिस एंगल इज पाई माइनस थीटा, क्लियर है। तो अगर यहाँ से मैं ट्रायंगल लॉ यूज़ करता हूँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो मेरे पास देखिए क्या आएगा, दिस वेक्टर एंड R डैश वेक्टर दीज आर इन सेम सेंस एंड दिस इज इन अपोजिट, तो आई कैन राइट वेक्टर R दिस इज इक्वल टू R डैश प्लस 2 टाइम ऑफ वेक्टर A, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए R डैश, ठीक है। तो R डैश दिस इज इक्वल टू वेक्टर R माइनस वेक्टर 2a, ओके। अब हमें R डैश फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर कर दो, दोनों वेक्टर का आपस में डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो R डैश स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ओके। एंड देन you will get minus 2 times of vector R, ठीक है, and its dot with 2 times of this, ठीक है। अब ये देखिए वेक्टर R और 2a, वेक्टर R एंड 2a, इनके बीच में एंगल कितना है पाई माइनस थीटा। तो जब इस डॉट प्रोडक्ट को आप ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ मैं R मैग्नीट्यूड ऑफ R मैग्नीट्यूड ऑफ 2a एंड एंगल ऑफ कोसाइन बिटवीन देम। तो ये देखिए ये पार्ट आएगा, और जब आप इसको ओपन करेंगे तो कोस पाई माइनस थीटा, इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस कोस थीटा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा कोस थीटा, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट R डैश। So class, now we will put the value of R dash here and calculate the potential Vp, and Vp is function of R and theta, you can see, and we can take Q common, and then we can write 1 by 4 pi epsilon node, denominator में ये भी common ले लिया, and then we have 1 by R, okay. In this factor we are left with 1 by R, and then minus here we have 1 divided by R dash. R dash is from here you can calculate R dash, रूट ले दें दोनों साइड, तो यहाँ पर पावर आ जाएगी हाफ, ठीक है। तो इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, आई विल गेट R स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर, and then we have 2R
2 into 2 4, so here you will get 4 r a and cos of theta and power half. So this is how you can calculate the potential, and here you see this is function of r and theta. A is constant in this case. So here if you find potential, it is found to be function of r and theta. अब अपना नेक्स्ट टास्क है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो उसके भी हमारे पास दो कंपोनेंट आएंगे, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी फंक्शन ऑफ अगेन r एंड थीटा, r एंड थीटा। दिस विल बी गिवन बाई, इसका ER कंपोनेंट होगा एक तो, विच विल बी अलोंग r कैप, और एक कंपोनेंट आएगा E थीटा जो कि रेडियल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होगा, E थीटा, एंड इट्स डायरेक्शन विल बी थीटा कैप। तो अब ER कैसे फाइंड आउट करेंगे? ER कैप ये फाइंड आउट करना है। तो ER यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो इस टाइप से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और E थीटा फाइंड आउट करना है, तो E थीटा दिस विल बी इक्वल टू -1 बाई r करली v बाई करली थीटा इंटू थीटा कैप, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो बेसिकली मुझे ये फाइंड आउट करना है अब, और मुझे ये फाइंड आउट करना है। ओके क्लास, नाउ वी विल कैलकुलेट ER, vector ER, and here this will be equal to, you can write ER r cap, and this is given by minus curly by curly r of potential, and potential is function of r and theta. So from here you will get, इसको डिफ्रेंशिएट करें हम तो हमारे पास आ जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोड 1 बाई r का डिफ्रेंशिएशन करें। अच्छा देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस को पहले लिख लेता हूँ मैं, और 1 बाई r का करली बाई करली r करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 r स्क्वायर, ठीक है। एंड फ्रॉम हियर वी हैव ए माइनस साइन हियर, और पावर क्या है ये -1, तो इस पावर को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 1 पावर इंक्रीज हो जाएगी। हेयर यू विल गेट 4a स्क्वायर एंड 4r a कोस थीटा और रेज टू पावर 3/2। और अब आप इस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास पहले आप r स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ r, दिस इज ए कांस्टेंट। और अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 4a कोस थीटा, ओके। एंड नाउ ब्रैकेट क्लोज, और फिर आ जाएगा अपने पास r कैप, ठीक है। सो हेयर यू हैव r कैप। आप चाहें तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, ये माइनस साइन है इसको अंदर भी ले सकते हैं, ठीक है। और या फिर इस माइनस को आप यहाँ पर लिख लें, ठीक है, क्योंकि r के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉर्मल कंपोनेंट है दैट इज़ टुवार्ड्स दिस, यहाँ पे आपका प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे इस साइड है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब अगर इसको मैं यहाँ पे रीअरेंज करता हूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं प्लस लिख देता हूँ, ठीक है। और ये 2 यहाँ पे रीअरेंज कर दो इसको, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 4 की जगह क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड आउट ER। और अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसका एंगुलर कंपोनेंट दैट इज़ E थीटा, एंड इट विल बी E थीटा इंटू थीटा कैप, सो इट विल बी -1 बाई r इंटू करली v बाई करली थीटा। यू नो पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ r एंड थीटा, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, थीटा कैप। यहाँ पे मैंने यूनिट वेक्टर r नहीं लगाया, लगा लेना। तो अगर आप
अब पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या है अपने पास, देखिए ये तो फैक्टर कॉमन है, इसको एज इट इज़ लिख दो Q/4πε0, ठीक है। यहाँ से 1/r, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। और अब ये पार्ट रह गया अपने पास सिर्फ एक और बात, माइनस साइन है, तो माइनस साइन छोड़ दोगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। 1/r, इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0 आ गया, माइनस है, पावर क्या होगी माइनस हाफ को यहाँ पर लिखें, ठीक है। इसके बाद डिनोमिनेटर में एक पावर बढ़ जाएगी, यानी कि r² + 4a² + 4ra cos थीटा रेज टू पावर 3/2। अब आप इस ब्रैकेट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये भी थीटा का फैक्टर नहीं है, यहाँ भी थीटा नहीं है, यहाँ पे थीटा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4ra cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस यहाँ पे लगा दिया मैंने, इसको कर दिया क्लोज, और यहाँ पर आ जाएगी डायरेक्शन दैट इज थीटा कैप। तो अब देख लो, इसको प्लस माइनस कुछ ज़्यादा ही हो रहा है यहाँ पे, इसको सोल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, ठीक है। और इस 2 को यहाँ पे एडजस्ट कर दो, 4 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। सो इन दिस वे यू कैन डू दिस। एंड वन मोर थिंग, दिस इज माइनस और ये भी आपका माइनस है, तो माइनस माइनस इसको भी आप क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व फॉर ER एंड E थीटा। अब मान लो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, ER² + E θ² अंडर द रूट, ये आप खुद सोल्व करेंगे, ठीक है। कर दे पूछ। ओके क्लास, तो हमने E फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें नॉर्मल, हमारा इंटरेस्ट है E का नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड आउट करना, ठीक है। E का नॉर्मल कंपोनेंट, और ये नॉर्मल कहाँ पे, ऑन द कंडक्टिंग सरफेस। तो देखिए मैं डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ एक बार। दिस इज द ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट विच इज रिप्लेस्ड बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस वेयर पोटेंशियल एट द सरफेस इज 0। और इसके बैक साइड में यहाँ पे इमेज है दैट इज Q डैश, एंड दिस गैप इज A, ओके। एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव प्लेस्ड रियल चार्ज दैट इज Q, ओके। और यहाँ पे अपना पॉइंट है P पॉइंट, दिस इज द पॉइंट P डिफाइंड बाय R एंड थीटा विद रिस्पेक्ट टू रियल चार्ज, ओके। एंड इफ यू join it then this angle is theta, ठीक है। तो आपने ER फाइंड आउट किया है यहाँ पे, तो ER की देखिए डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज ER कंपोनेंट एंड E थीटा, तो इसके परपेंडिकुलर यानी कि इस डायरेक्शन में ये आपका E थीटा है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में यानी कि आप यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करेंगे, तो यहाँ से आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमें इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, और जो परपेंडिकुलर हो इस सरफेस के, तो ये अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये वाला सरफेस है इक्विपोटेंशियल है। तो अगर यहाँ से मैं नॉर्मल ड्रा करता हूँ, तो ये देखिए दिस इज द नॉर्मल, PR थीटा को रब कर देता हूँ, ये देखिए। तो हमें E का कंपोनेंट चाहिए जो इस डायरेक्शन के अलोंग हो, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये एंगल थीटा है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल कितना हुआ, ये थीटा हुआ। तो अगर ER का इस डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट लेता हूँ मैं, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, दिस विल बी ER कोस थीटा। और E थीटा का अब मुझे कंपोनेंट लेना है ये वाला, तो इसके लिए मुझे ये एंगल पता होना चाहिए, ये एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल देखिए, अब ये देखो ये थीटा है, एंड ER एंड E थीटा दीज आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो ये एंगल, ये एंगल कितना हुआ, दिस इज 90 माइनस थीटा, समझ पा रहे हो। तो अगर मुझे E थीटा का ये कंपोनेंट चाहिए इस लाइन के अलोंग, ठीक है,
तो ये होगा मेरे पास ई थीटा इंटू कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है, या मैं इसको लिख सकता हूँ ई थीटा साइन थीटा, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड the normal component. So normal component here will be equal to, this is vector sum of E r cos theta and E theta sin theta. You can see here these are in opposite direction, so I can write it, this is E r cos theta minus E theta into sin theta. अब देखिए E r, this is E r, okay, एंड ई थीटा दिस इज ई थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे यहाँ पे ई आर कोस थीटा फाइंड आउट करना है, तो कोस थीटा यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा एंड देन साइन थीटा से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे और इसको सोल्व कर देना है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ई परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एक दूसरा मेथड भी है ई परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए। ये मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी, बट इट इज़ वेरी इजी टू डू। और जो आपका अल्टरनेट मेथड है उसमें भी हमारे पास सेम ही रिजल्ट आएगा। इफ़ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली देन यू सी दैट दिस इज़ जस्ट लाइक ए डायपोल। देखिए यहाँ पे क्यू डैश चार्ज है विच इज़ माइनस क्यू, इमेज चार्ज वाज फाउंड टू बी माइनस क्यू, और ये है आपके पास प्लस क्यू एंड दीज आर सेपरेटेड बाई ए गैप ऑफ ए प्लस ए टू ए एंड दिस इज़ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इस पॉइंट पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करता हूँ, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, इधर अवे, ओके, दिस विल बी ई प्लस, और इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, दिस विल बी ई माइनस, समझ पा रहे हैं। और इन दोनों कंपोनेंट का जो भी रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो सिंपल वाला मेथड है मैं इसको भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सिचुएशन दोबारा से क्रिएट करते हैं। तो इस वाले मेथड से मैंने बताया आपको ई नॉर्मल कंपोनेंट दैट इज ई आर कोस थीटा एंड माइनस ई थीटा साइन थीटा। क्लास इसको सोल्व कर ले और जो रिजल्ट आएगा वो मैं बताता हूँ आपको क्या आएगा। दूसरा मेथड है, जो दूसरे मेथड पे एक बार फोकस करते हैं। दूसरे मेथड में इतनी कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब देखिए, अब तो ये सिंपली डायपोल बना लिया है मैंने, और मुझे एक पॉइंट लेना है यहाँ पर, ये पॉइंट ले लिया, लेट दिस पॉइंट इज एन, ओके, एंड इट इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ, मान लिया मैंने आर, इट इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ सी मान लो, डी मान लो, डी मान लिया सपोज, स्मॉल डी। तो अब देखिए क्लास, अगर मैं इस पॉइंट पे प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करता हूँ, दैट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन ई प्लस, एंड ई प्लस विल बी इक्वल टू चार्ज कितना है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोड आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर, दिस इज द आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एंड हेयर यू विल राइट इट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ओके। और अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो ये होगा इस डायरेक्शन में इधर, ठीक है, ये पॉजिटिव की वजह से और ये नेगेटिव की वजह से, दिस विल बी ई माइनस एंड ई माइनस विल बी सेम in magnitude, okay, and here if you find their resultant that will be along this direction, at this point the electric field be along this direction, ठीक है। so if you know this angle then you can do it easily। मान लेता हूँ this angle is phi, this angle is phi, तो E प्लस का इधर वाला कंपोनेंट जो होगा that will be E phi E प्लस इंटू कोस फाई, और E माइनस का ये कंपोनेंट जो होगा इस डायरेक्शन के अलोंग दैट विल बी E माइनस एंड कोस फाई। तो जो नॉर्मल कंपोनेंट आएगा ना दैट विल बी E नॉर्मल कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए,
ई प्लस का कोस फाई कंपोनेंट एंड प्लस ई माइनस का कोस फाई कंपोनेंट। देखिए ड्यू टू सिमेट्री ये एंगल भी फाई ही होगा, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं आप ज्योमेट्रिकली। तो फाई एंगल, दिस इज फाई एंगल, तो यहाँ से आप कोस फाई कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड ई प्लस एंड ई माइनस दीज आर सेम इन मैग्नीट्यूड, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ई नॉर्मल दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई प्लस कोस ऑफ फाई सिंपली। ठीक है, तो यहाँ से कोस फाई फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखिए दिस इज द बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, सो फ्रॉम हियर cos phi this is equal to base upon hypotenuse and hypotenuse here is a square plus d square. So if you substitute the values here you can get the normal component and it will be equal to normal component और कहाँ पे फाइंड आउट किया है नॉर्मल कंपोनेंट, यहाँ पे आपके पास r and r dash both will be same because here you are taking the point on the equipotential surface. अगर मैं यहाँ पर फाइंड आउट करता जैसे प्रीवियस वाले केस में था, तो हमारे पास इस केस में और इसमें डिफरेंस ये है, यहाँ पर जो r था और यहाँ पर जो r डैश है दोज आर नॉट इक्वल, बट इफ़ यू शिफ्ट दिस पॉइंट ऑन द कंडक्टिंग सरफेस देन r एंड r डैश विल बी सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमने किया था पहले टॉपिक, इसमें अगर मैं r को r डैश के इक्वल पुट कर दूं तो मेरे पास कौन सा रिजल्ट आ जाएगा, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सो हेयर E परपेंडिकुलर ऑन द कंडक्टिंग सरफेस वेयर r एंड r डैश आर सेम, दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E प्लस का मैग्नीट्यूड क्या है, दिस इज q 4 पाई एप्सिलॉन नोड एंड द डिस्टेंस हेयर इज a स्क्वायर plus d square and then you have cos phi is this, so I can write here a and half power is that and 1 power is this, so this will be 3/2. Okay, so this is how you can calculate the perpendicular component. Now why we are running behind this perpendicular component? Okay, from this we can find out the surface charge density here. Okay, because the normal component of electric field at the conducting surface that is given by the induced charge density sigma by epsilon node. इस रिलेशन का यूज करके आप यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, induced charge density. So this is our next task. So class, we have calculated the normal component here, and if you write it in terms of r, then you can write it 2qa divided by 4 pi epsilon node into, you see here this distance is r. Okay, so this will be r square. Okay, and if you change it, if you replace this factor with r, then you will get here r cube. Okay, so this is how you can find the normal component on the equipotential surface. Now we will find the induced charge density and let we represent it by sigma I. So E r will be ER, this is sigma induced by epsilon node. Okay, and this is the normal component. Okay, if you put its value here, then you will get sigma I. So from here, if you rearrange it, then you will get epsilon node times of E normal component, and this is E normal. So if you multiply this relation by epsilon node, तो ये cancel हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये cancel हो जाएगा, and we are left with this is 2qa divided by
4 pi r cube. So here you see the induced surface charge density, that is a function of r, mean to say this is not uniform. So class, now we are to keep in mind that this induced charge density sigma I, this is of negative character. Okay, so sigma induced, this is minus 2 q a divided by 4 pi r cube. So this is how you can calculate. ठीक है, we are not having here negative sign. If you take directions of E normal and solve it, then you will get a negative sign also. Now we are to see that the total induced charge is equal to, we are to check that total induced charge, that is Q dash, that is equal to minus Q or not. Okay, you can do this by simple calculations. You are to solve for this total induced charge. For this you will solve the surface integral E sigma induced into ds. It will give you the total charge, and this will be equal to Q dash, and here is now we are to see what will be this surface. You have here the positive charge and here is the conducting surface. Okay, let me tilt this conducting surface, then it will look like it is of very large size. Okay, and this is the midline and this is at a distance a. Okay, if we make here rings and find the surface, now we have taken rings of different size and let this is d. Okay, this distance is d. Let this is the center point O. If you find this area, then what will be that? That will be, this total area will be pi d square, and let this gap, this is let this is dy. Okay, let us take this y. Okay, and this is dy. तो अगर मैं ये सरफेस एरिया फाइंड आउट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 पाई, नाउ दिस इज वाई स्क्वायर. ओके, डी में कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया y से. सो हेयर यू विल गेट y इंटू डी वाई. दिस इज द सरफेस एरिया. ओके, और अगर यहाँ पे इस डैश सरफेस में आपको टोटल इंड्यूस्ड चार्ज फाइंड आउट करना है, देन व्हाट यू विल डू, फ्रॉम हियर dq dash, this is equal to the surface area into the induced charge density sigma I into 2 pi y into dy. Okay, और अगर टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है, you will integrate it and you will get q dash. Okay, now you are to decide what will be the limit of integration. This conducting sheet is of infinite size, so this radius will vary from 0 to infinity. So here you will write 0 to infinity to obtain the total charge induced on the conducting plane sheet of infinite size. So if you put the value of sigma here, you will get sigma is minus 2 q by a into a by 4 pi into r cube. Now what is this r? This r is this distance, this is r from the positive charge, and here r square will be equal to y square plus a square. You will put this value here
and the value of ds, this is 2 pi into y into dy, and integrate it from 0 to infinity, and you will see that this is equal to माइनस क्यू। बाकी सारे फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। ये सिंपल है कैलकुलेशन, इसको करके देख लेना। Now class, we are to find the total force experienced by real charge q, placed before grounded conducting plate of infinite size. Okay, that force is given by Coulomb's law of interaction. You see here the point charges are placed at a distance of 2a, a plus a, 2a, and here you have plus charge, here you have minus charge. So the force of attraction between this grounded conducting plate and real charge will be same as the force between the real charge and image charge placed at a distance of 2a. So if you make use of method of image, then you will get 1 by 4 pi epsilon node, and the charges are q and q dash, divided by the distance is 2a square. Okay, so this is how you can calculate the force, and q dash in this case is equal to q, so I can write it q square. So this is how you can calculate the force. Thanks for watching the lecture. Okay class, so here I have made a mistake. This is 2a square, distance का square होगा class.